नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे चैनल टेक विपिन गुरु में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ये एक क्वेश्चन की सीरीज है जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईटीआई से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डीसी जनरेटर में ये जो एक्स है, मतलब यहाँ पर जो डीसी जनरेटर में ये कम्यूटेटर में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो एक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर, यानी A3। इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? कम्यूटेटर रेजर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का हमको नाम बताना है कि इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो हमें पता है कि डीसी जनरेटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीरीज जनरेटर होता है, शंट जनरेटर होता है, और हमारे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। तो यहाँ पर जब आर्मेचर के साथ श्रेणी में, यानी सीरीज में भी एक वाइंडिंग है और शंट में भी एक वाइंडिंग है, इसलिए इसका ये जो डीसी जनरेटर, ये किसका सिंबल है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? इस तरह का अगर डायग्राम मिले तो इसमें आपको लगाना है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। सीरीज जनरेटर जो होता है, तो सीरीज जनरेटर का सिंबल बहुत सिंपल होता है कि यहाँ पर हम बना देंगे आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर के साथ सीरीज में ही फील्ड वाइंडिंग बनता है। तो इस तरह का अगर सिंबल आए तो ये हमारा कहलाएगा सीरीज जनरेटर, सीरीज डीसी सीरीज जनरेटर कहलाएगा। और अगर शंट जनरेटर का सिंबल पूछता है तो शंट जनरेटर इस तरह बनता है कि आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में हमारा जो होता है फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग हम इसको किस में बना दिए? समांतर में। ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है और ये फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये हमारा है शंट जनरेटर। तो इस तरह इनका डायग्राम भी बनना चाहिए। कोई भी सर्किट डायग्राम बनाकर पूछ सकता है कि ये किस जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। तो इस तरह हमारे दूसरा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ हमारा जनरेट होता है वो किस दिशा में फ्लो होगा, इसको पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी बता चुके हैं कि अगर ये आप दाएं हाथ को इस तरह ऐसे करेंगे तो अगर हमारा जो ये अंगूठा है ये करंट की दिशा को बताता है और ये फ्लक्स की दिशा को, तो ये रोटेशन की दिशा को बताएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ दो नियम होते हैं। तो इसका जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमको निकालनी है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है डीसी जनरेटर में, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ईएमएफ एन पी फाई जेड अपान 60A, जहाँ एन क्या है? एन आपके नंबर ऑफ टर्न्स, पी पोल, फाई क्या है? फाई फ्लक्स है, जेड है कंडक्टर, और ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। कितने पैरेलल पाथ हम बनाए हैं वो ए है, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, पी पोल कहलाता है, फाई फ्लक्स कहलाता है। तो इन चारों में से कौन सा फार्मूला सही होगा जिसमें ऊपर एन पी फाई जेड लिखा हो और अपान 60A? तो यानी ये तीसरा नंबर का जो हमारा है ये सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में जो ये भाग होता है, ये फील्ड वाइंडिंग का दिखाया गया डायग्राम है। तो फील्ड वाइंडिंग में जो ये भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो डीसी जनरेटर में जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं पोल शू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पोल शू, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है, अगले पेज में है। पहला ऑप्शन है पोल टिप, यानी ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? पोल शू।
तो ये पोल शू कहलाएगा, इसको पोल शू बोलते हैं। ठीक है। अगला 6वां क्वेश्चन है हमारा कि डीसी जनरेटर का हमको नाम बताना है कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो डीसी जनरेटर, इसमें हम सबसे पहले देख लें कि इसमें अलग से डीसी सोर्स दी जा रही है। अगर किसी भी जनरेटर में अलग से डीसी सोर्स दी जाती है तो उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन में भी सही से लिखा अलग से उत्तेजित जनरेटर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर हो जाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमारे पास दो यंत्र हैं, एक होता है जनरेटर और एक होता है मोटर। तो जनरेटर को जब हम घुमाएंगे यानी हम गतिशील करेंगे तो ये हमें विद्युत ऊर्जा देगा। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर करता है। और मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है, ये कौन सी फील्ड वाइंडिंग की गई है, हमको इसके बारे में बताना है। डीसी जनरेटर में कौन सी फील्ड वाइंडिंग की गई है। तो पहला ऑप्शन है लघु शंट यौगिक जनरेटर है, कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत हमको बताना है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। जो डीसी जनरेटर में जो गतिशील ईएमएफ जनरेट होता है उसका सूत्र हमें बताना है कि उसका सूत्र क्या होता है। तो BL_V sin थीटा, B भी होता है, L भी होता है, V भी होता है, sin थीटा, BL_V sin थीटा, इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमको दिशा निकालनी है वो भी डीसी जनरेटर में, तो किस नियम का उपयोग करेंगे, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के हथेली का नियम। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डीसी जनरेटर का जो ये भाग होता है, ये क्वेश्चन है, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये योक या फ्रेम कहलाता है। तो ये डीसी जनरेटर का क्या कहलाएगा, योक या फ्रेम, इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं या कितने समांतर पाथ हैं। अब जो बाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, पता है कि एक होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग में जो समांतर पाथ होते हैं वो A=P होता है, जबकि वेव बाइंडिंग में जो समांतर पाथ होते हैं वो हमेशा क्या होता है, A=2 होता है। तो अब इसमें हमको निकालना है कि 4 पोल डीसी जनरेटर है लेकिन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग की गई है। अगर सिंप्लेक्स सिंगल लैप बाइंडिंग की जाती तो जो समांतर पाथ होते, जितने पोल हैं उतने समांतर पाथ हो जाते हैं, यानी 4 हो जाते हैं। लेकिन डुप्लेक्स है तो 4 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 8, जो ऑप्शन में 8 दिया रहेगा। कोई भी जैसे डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है अगर, और जितने पोल हैं उसका 2 गुना कर देना है आपको, तो उतने समांतर पाथ निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इस तरह का जो डीसी जनरेटर में जो भाग होता है, आप डीसी जनरेटर के अंदर जब ओपन करेंगे तो डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती हैं और
आर्मेचर वाइंडिंग होती हैं। तो इस तरह का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो डीसी जनरेटर में ये जो आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें, तो साइड एंड प्लेट्स कहलाता है, कि पोल शू लेमिनेशन कहलाता है, कि कम्यूटेटर खंड कहलाता है, कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन कहलाता है। तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन कहलाएगा। उस तरह का जो डायग्राम है उसमें ही आर्मेचर की वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है, एक डीसी जनरेटर का मैं वीडियो भी बनाया हूँ, उसको भी आप अध्ययन कर लीजिए अच्छे से। उसमें आर्मेचर को दिखाए हैं, आर्मेचर के सीरीज में जो इंटरपोल होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, सीरीज में। तो जब ये क्वेश्चन आए कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस तरह डायग्राम बना हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप का डायग्राम है। अब वोल्टेज ड्रॉप में जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये एक्स, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये लोड करंट का इधर है, और इधर टर्मिनल वोल्टेज के बीच खींचा गया ग्राफ है जो कि डीसी जनरेटर में होता है। तो इसमें ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बताना है कि ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A3, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर के जो कोर होते हैं वो लेमिनेटेड होते हैं, यानी पटलित होते हैं? कोई भी, चाहे ट्रांसफार्मर के कोर हों या डीसी जनरेटर के कोर हों, सभी को लेमिनेटेड किया जाता है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। लॉस होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ITI सेकंड ईयर के थ्योरी में आ सकते हैं। ये पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट ही हम करा रहे हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन में था ईडी करंट लॉस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? कम क्यों है? जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो प्रतिरोध है उसको कम क्यों करते हैं, इसको बताना है हमको, ताकि आर्मेचर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो सके। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो सके? कम हो सके, इसलिए आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है। अगला है 19 नंबर, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? जो क्लॉकवाइज है उसी दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? इसलिए चलाना चाहिए ताकि जो उसका मैग्नेटाइज है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, वो बचा रहे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसीलिए डीसी जनरेटर को हमेशा घड़ी की दिशा में ही चलाना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कि बड़े डीसी जनरेटर में जो घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों की जाती है, इसके बारे में हमको बताना है। इसलिए की जाती है कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कि डीसी जनरेटर में पोल शू अभी उधर देखे थे, एक चित्र में पोल शू आया था। पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू क्यों बनाते हैं? तो डीसी जनरेटर में पोल शू हम किस लिए बनाते हैं? ताकि जो फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म एयर गैप में फ्लक्स जो है उत्पन्न हो, यूनिफॉर्म तरीके से उत्पन्न हो। इसका A4 यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पोल शू का काम जो है, पोल शू डीसी जनरेटर में जो बनाया जाता है उसका मेन काम है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स हमारा उत्पन्न हो। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है?
डीसी जनरेटर में 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है कि धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता है, कार्बन और ग्रेफाइट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आ भी सकता है कि जनरेटर में जो ब्रश बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्मेचर में ब्रश के माध्यम से हम करंट सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई, तो वो बना रहता है कार्बन और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अभी एक क्वेश्चन था कि डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाना चाहिए ताकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा हो सके। अब अवशिष्ट चुंबकत्व कब खो देगा डीसी जनरेटर, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी रोटेशन की दिशा अगर बदलते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, समय समय पर अगर रोटेशन की दिशा हम बदलते हैं तो डीसी जनरेटर जो होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या कर देता है, खो देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लॉन्ग डिस्टेंस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम किस तरह के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन जैसे शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग जो डिस्टेंस है इसके लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। संचयी यौगिक जनरेटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी यौगिक जनरेटर। जो आपका सीरीज जनरेटर है, सीरीज जनरेटर लिफ्ट, क्रेन, इन सब में यूज होता है, बिना लोड के इसको नहीं चलाते हैं। तो इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी इसके बाद 25 के बाद अगले क्वेश्चन भी एक वीडियो में बनाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अध्ययन करिए, कई बार वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो भी आपके पास आएगी।